सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज के विषय शीर्षक लहासा की ओर। बच्चों, यह एक गद्य पाठ है। यात्रा वृत्तांत विधा है। जब लेखक अपने जीवन में की गई यात्रा का कलात्मक रोचक तरीके से वर्णन करता है तब उसे यात्रा वृत्तांत विधा कहते हैं। लेखक अपने द्वारा की हुई यात्रा का, किसी घटना का जब वो सुंदर या मनोहारी या कलात्मक तरीके से वर्णन करता है तब उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत विधा। बच्चों, हिंदी गद्य में बहुत सारी विधाएं होती है। हिंदी कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, बहुत सारी विधाएं होती है। इसी तरह यह विधा है यात्रा वृत्तांत विधा। इसमें लेखक, हमारे इस पाठ के जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, यह तिब्बत यात्रा इन्होंने की थी। उस यात्रा के इन्होंने वर्णन किया है। यह यात्रा उन्होंने अकेले नहीं बल्कि उनके मित्र सुमति थे, साथ में उनके कुछ और साथी थे। उन साथियों के साथ इन्होंने तिब्बत यात्रा की थी और उस तिब्बत यात्रा के दौरान उन्होंने जो वातावरण देखा, जो परिवेश मिला, उन परिवेश का, और साथ ही उस यात्रा के दौरान जो दुर्गम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन कठिनाइयों का इन्होंने सुंदर कलात्मक तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। चले बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा लेखक का संक्षिप्त में जीवन परिचय जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव में पंदहा में हुआ। जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कन्हैया था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी की पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। तो बच्चों, इनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला गांव पंदहा ननिहाल में हुआ और इनका पैतृक गांव कन्हैया था। पैतृक गांव पिताघर कन्हैया था, जबकि ननिहाल के यहाँ पंदहा, और इनका ननिहाल यानी नानी नाना के यहाँ इनका जन्म हुआ। मूल नाम, बचपन का नाम केदार पांडे था। उन्हें काशी, आगरा, लाहौर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। लेकिन सन 1930 में जब ये श्रीलंका गए तो वहाँ जा कर के इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, चीनी, तिब्बती, रूसी, कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था और इन्हें महापंडित की भी उपाधि मिली। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया बदलो, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी सुप्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। नाम से पता चल रहा है, घुमक्कड़। चलिए बच्चों, इसके बाद इस पाठ के निहित प्रसंग पर ध्यान देते हैं। इस पाठ में किस बात का प्रसंग है, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। यानी ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ये राहुल सांकृत्यायन की प्रथम यात्रा है।
ठीक है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की। ठीक है, नेपाल के रास्ते से जाते इन्होंने तिब्बत यात्रा की। और कब की? सन 1929-30 में। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। जब इन्होंने इस रास्ते से यात्रा की उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले, जब ये तिब्बत की राजधानी, ध्यान दीजिएगा, जो लहासा की ओर है ये तिब्बत की राजधानी है। लहासा की ओर जो है ये क्या है? तिब्बत की राजधानी। ठीक है, तो इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। रोचक, मनोहारी, प्रिय, है ना, जो हमारे लिए प्रिय हो, सुंदर हो। ठीक है, जिसमें पाठक लीन हो जाए। तो इन्होंने क्या किया है? बड़े ही रोचक शैली में वर्णन किया है। यह यात्रा वृत्तांत में इन्होंने क्या किया? उस समय में तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बती समाज कैसा था और जो उन्होंने जो कठिनाइयों का सामना किया उस यात्रा के दौरान, उन सब की जानकारी इस पाठ के माध्यम से मिलती है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पाठ में चलते हैं। ये पाठ है लहासा की ओर। चलिए पाठ में ध्यान देते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करते थे। ध्यान दीजिए, वह नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता है। जिस रास्ते से ये लोग गए थे ये नेपाल होते हुए तिब्बत जाने का रास्ता है। और तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। ठीक है, तो जब कलिंपोंग का रास्ता नहीं खुला था तो लोग तिब्बत या लहासा नेपाल के रास्ते से जाते थे। तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करते थे। ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान ही नहीं नेपाल की ये जो वस्तुएं हैं वो जाया करते थे। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। अब ध्यान दीजिए, ये जो रास्ता था ये व्यापार का रास्ता था और व्यापार के रास्ते के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि वहाँ बहुत से जगह फौजी चौकियाँ, फौजी किले बने हुए थे। ठीक है, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, कभी रहा करती थी, आज नहीं है। ध्यान दीजिए, आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। पहले जब फौजी किले, फौजी चौकियाँ थी उस समय चीनी फौजी पलटन मतलब फौज, चीनी फौजी रहा करते थे। ठीक है, लेकिन अब आजकल वो फौजी चौकियाँ, ठीक है, नष्ट हो गई हैं, गिर चुके हैं फौजी किले। दुर्ग के, ध्यान दीजिए, दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। दुर्ग की बात की जा रही है जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था। ठीक है, तो वहाँ कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, जो घर हैं आबाद। ठीक है, ऐसे ही पड़े हुए हैं जिनका कहीं किसी प्रकार का उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी जगह किसान लोग अपना बसेरा बना लिए। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। अब लेखक क्या कहते हैं, इसी तरह परित्यक्त चीनी किला था। पहले चूँकि पढ़ चुके हैं कि पहले चीनी फौज वहाँ पलटन रहा करते थे, अब नहीं है। तो उसी प्रकार क्या था, एक चीनी किला था। ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए पहुँचे। तो लेखक क्या करते हैं, वहाँ चाय पीने के लिए पहुँचते हैं और साथ में कौन है, उनके मित्र सुमति।
ध्यान दीजिएगा। चाय पीने के लिए ठहरे। ऐसा ही एक परित्यक्त एक चीनी किला था, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत ही सी तकलीफ़ें भी थी और कुछ आराम भी था। ठीक है, तिब्बत यात्रा के दौरान कुछ लोगों में तकलीफ़ें थीं, कष्ट भी था, लेकिन कुछ आराम भी था। अब ध्यान दीजिए, वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। वहाँ सबसे अच्छा क्या था कि वहाँ जाति पात छुआछूत का कोई सवाल नहीं, अर्थात वहाँ छुआछूत जाति पात का कोई भेदभाव नहीं था। कोई ये नहीं पूछता था, प्रश्न नहीं करता था कि आप किस जाति की हो। ठीक है, और कुछ आराम की बातें। ठीक है, वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। जो वहाँ की औरतें थीं, महिलाएं थीं, वो वहाँ भी पर्दा प्रथा नहीं था कि वो पर्दे में रहा करती थीं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। तकलीफ परेशानी की बात यही है कि जो निम्न श्रेणी के जो लोग थे, जिनकी वेशभूषा डाकू चोरों जैसी लगती थी, उनको जरूर घर के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। ध्यान दीजिए आगे। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों। अपरिचित व्यक्ति घर के भीतर जाता जरूर था, लेकिन जो देखने में उसकी वेशभूषा देख कर के ये लगता था कि ये एक अच्छा व्यक्ति है, भद्र पुरुष है, साधारण व्यक्ति है। लेकिन जिनमें उनकी वेशभूषा, जो निम्न श्रेणी के लोग रहते थे, उनकी वेशभूषा को देख कर के शंका होती थी, ऐसे व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं थी। तब भी घर की बहू, ध्यान दीजिए, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं और वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चुंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख करके आपको दे देगी। यानी उस घर में कोई भी बहू या बेटी है, आपको चाय पीना है, अपनी चाय दे दीजिए, वह चाय बना करके आपको पका देगी। साथ में नमक सोडा भी दे दीजिए। ठीक है, नमक सोडा वहाँ चाय इस तरह नहीं बल्कि दूसरे तरीके बनते थे, इसलिए वहाँ नमक और सोडे का प्रयोग किया जाता था। और वह चौंगी में कूट पीट करके कंप्लीट करके चाय आपको दे देगी। क्या लिखा हुआ है? वह चाय चौंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय, वह चाय चौंगी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के टोटी, यानी जिस तरह दूध की चाय बनती है उसी प्रकार वो, ठीक है, चौंगी में भर कर कूट करके बना करके, ठीक है, टोटीदार बर्तन, समझ रहे ना, जिस प्रकार से चाय की केटली होती है, इस तरह टोटीदार बर्तन में आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, यदि आप दूसरे जगह कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, आपको चोरी का भय है कि आपका सोडा नमक मक्खन चुरा लेगी, तो खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन
यानी वहाँ नमक मक्खन चाय। चलिए बच्चों, इस पैराग्राफ पढ़ने के उपरांत हम आगे पैराग्राफ में बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, दूसरे पैराग्राफ में ध्यान देते हैं। यहाँ कि परित्यक्त चीनी किले से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी का अर्थ होता है यहाँ पर रास्ते के कर। हमने वहाँ दोनों चिट्ठे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले ही आखिरी गांव में पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम जब इसी रास्ते पर लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। खासकर शाम को वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा है। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे, परित्यक्त चीनी जहाँ वो ठहरे थे, परित्यक्त का तात्पर्य है चीन त्याग किया हुआ। परित्यक्त का मतलब त्याग किया हुआ, अर्थात चीनी पलटन पहले थी, फौजी थी, अब वहाँ वो लोग नहीं रहते हैं। ऐसे ही किसान लोग रहने लगे तो परित्यक्त उसी चीनी किले में जहाँ उन्होंने रुके थे और उन्होंने चाय पी थी, उन किले को छोड़ करके क्या लिखा हुआ है, चलने लगे। तो किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। मैंने बोला राहदारी करते होते यहाँ कर से मतलब रास्ते, कर से मतलब है। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दिए। उनके पास कुछ चिट्ठे थी, शायद रास्ते का रहा होगा। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव, जो थोंगला था उसके पहले के आखिरी गांव, ठीक है, में पहुंच गए। यानी थोंगला के जो आखिरी गांव था वहाँ ये पहुंच गए। यहाँ भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे। सुमति के यहाँ थोंगला के जो आखिरी गांव था वहाँ पर क्या था कि सुमति के जान पहचान के लोग थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। देखिए क्या है कि ये लेखक और लेखक के मित्र दोनों भिखमंगे के रूप में थे, फिर भी उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि उनके मित्र सुमति थे और सुमति के वहाँ लोग जान पहचान वाले थे। ठीक है, सुमति के वहाँ जान पहचान वाले थे, इसीलिए लेखक को वहाँ ठहरने के लिए जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। ठीक है, 5 साल बाद में पहले की बात बताई जा रही है कि जब वो लौटकर जब आए थे उस समय उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिली थी। और क्या थे लिखा हुआ ना, 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने की जगह नहीं दी। जब 5 साल बाद लेखक पुनः उस रास्ते से गुजरा था, आया था, तो उस समय उसे ठहरने की जगह नहीं मिली थी और वह एक गरीब झोपड़ा टूटा फूटा सा एक गरीब झोपड़ा था जहाँ उसे रहने की ठहरा था। हम गांव के एक
सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है। मनोवृत्ति, विचारधारा उस समय उस वातावरण में प्रभाव पड़ता है। 5 साल पहले कुछ और वातावरण था और 5 साल बाद कुछ और। तो वो उस दौरान उस समय में रहने वाले व्यक्तियों की विचारधाराओं पर भी निर्भर करता है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश आवास पर दुरुस्त रखते हैं। छंग मतलब एक प्रकार का नशा है जो जिसका उपयोग करके लोग मस्त रहते हैं और होश आवास में ये नहीं रहते हैं, नशे में डूब जाते हैं। छंग क्या है? एक प्रकार का नशा। तो बच्चों, इसमें यही है कि जब लेखक परित्यक्त चीनी किले से आगे चला, तो ठीक है, तो जा कर के जब थोंगला का आखिरी गांव था, वहाँ ये जब पहुँच रहे थे, तो वहाँ पहुँचने पर ये पता चला कि वहाँ पर भी सुमति के जान पहचान के लोग थे। इसीलिए लेखक को रहने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई, रहने की जगह मिल गई। जबकि भिक्षुक के भांति थे, भिखारी के रूप में थे। लेकिन 5 साल बाद जब वो आए थे तो ठहरने के लिए जगह नहीं मिली थी, क्योंकि साधारण व्यक्ति होने पर भी ये विचार उस परिवेश, उस माहौल में, उस समय के लोगों की विचारधारा पर, विचारों पर निर्भर करता है किस प्रकार के लोग थे। ध्यान दीजिए आगे। और जब लेखक के साथ सुमति नहीं थे तो उस समय लेखक जब आया तो एक तो रहने की जगह नहीं मिली थी और एक टूटे फूटे झोपड़े में रहना पड़ा। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं कि उस समय के माहौल, वातावरण पर, उनके विचारों पर निर्भर करता है कि किस तरह के लोग थे। ठीक है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर, मैंने बताया कि शाम को जरूर छंग पी करके, छंग एक प्रकार का नशा है, और नशे में लोग डूब जाते थे। आगे ध्यान दीजिए, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब हमें सबसे बिकट डाणा थोंगला पार करना था। बिकट डाणा थोंगला, बिकट मतलब कठिन। डाण तिब्बत के सबसे खतरे की जगह है। अब जो जिस स्थान डाणा थोंगला जो था, वह तिब्बत के क्षेत्र का सबसे क्या था? खतरे की जगह थी, खतरे का रास्ता था। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। ठीक है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी। सबसे बिकट, कठिन, खतरों का रास्ता था डाणा थोंगला। 16-17 हजार फीट ऊंचाई का रास्ता, जहाँ नदियों और पहाड़ों के बीच इतने मोड़ थे कि उस मोड़ के कारण बहुत सारे गांव दिखाई नहीं देते थे। वहाँ डाकुओं का भी भयंकर डाकुओं का भय था वहाँ। ध्यान दीजिए बच्चों आगे। नदियों और पहाड़ों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। ऐसी जगह में डाकू रहा करते हैं। ठीक है। और डाकू वहाँ रहते थे। ठीक है। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी की सजा भी मिल सकती है। 1 मिनट, क्या लिखा है ध्यान दीजिए बच्चों।
तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यदि तिब्बत के क्षेत्र में गांव में यदि खून हो जाए तो खूनी पकड़ा जा सकता, उसको सजा मिल सकती है, लेकिन इस दुर्गम क्षेत्र में यदि किसी खून हो जाए तो पता ही नहीं चलता है कि किसने जान से मार दिया। ठीक है, किस और ध्यान दीजिए आगे। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ ठीक है गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। शासन की तरफ से व्यवस्था भी नहीं है कि वहाँ कुछ व्यवस्था रहे या सैनिक फौजी रहे। ठीक है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। ठीक है, और सरकार पैसा भी नहीं खर्च करती, वहाँ के लिए व्यवस्था नहीं करती है। एक तो ये है, कोई खुफिया विभाग ठीक है नहीं है जो वहाँ की जांच करे किसके द्वारा किसका खून कर दिया गया है। आगे ध्यान दीजिए। और ना ही कोई गवाह मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। यानी वहाँ जो डकैत थे ठीक है ना, पहले व्यक्तियों को जान से मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं उसके पास कुछ है कि नहीं। हथियार कानून न रहने के कारण यहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लेकर फिरते हैं। अब डाणे तोंगला की बात की जाए तो वहाँ लोग लाठी, जिस प्रकार हमारे यहाँ लाठी डंडे लेकर लोग घूमते हैं, स्वतंत्र घूम सकते हैं, ठीक उसी वहाँ पर भी क्या है, लोग लाठी और डंडे की तरह बंदूक पिस्तौल लेकर घुमा करते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। सबसे पहली बात, डाकुओं का जान से मार देने का कारण यही है कि डाकू स्वयं पर खतरा नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें स्वयं जान खतरा है, कहीं ये व्यक्ति छूट गया तो पकड़े जाएंगे। इस कारण से क्या करते हैं, वो पहले जान से मार डालते हैं, उसके बाद उसके जिम में देखते हैं कुछ है कि नहीं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल तोंगला के पास खून हो गया, और जैसे उस गांव में पहुंचे 16-17 हज़ार फीट चढ़ाई चढ़ने से पहले ही मुझे गांव में पता चल गया था कि वहाँ डाणे तोंगला में किसी का खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। लेखक और उनकी स्मृति को खून की परवाह नहीं थी, उनको डर नहीं था कि खून हो जाएगा, क्योंकि ये स्वयं भिखमंगे के रूप में थे। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल, क्या करते, टोपी उतार करके जीभ को निकाल करके कुची कुची का शाब्दिक का अर्थ क्या हुआ, दया दया। ठीक है, एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो लेखक और उनके मित्र थे दोनों भिक्षुक भिखारी की भांति थे। उनको खून का होने का डर नहीं था, क्योंकि ऐसे जहाँ कुछ ऐसे लोग मिलते, चोर डकैत मिलने की जहाँ संभावना होती है मिलते, तो स्वयं वो भिखारी के रूप में थे ही, और कुछ दया करके एक पैसे मांगने लगते। इस तरह से उन्हें खून होने का डर नहीं था। और साथ में टोपी उतार करके, ठीक है, उसी टोपी में एक पैसा मांगने लगते। पीठ पर सामान देखिए, ध्यान दीजिएगा अगर, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाकर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 हज़ार मील से कम नहीं था। अगला पड़ाव 16-17 हज़ार मील से कम नहीं था, यानी बहुत दूर था, बड़ा ऊंचा था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं लेखक
अपन मित्र सुमति से कहते हैं कि इतनी चढ़ाई 16-17 हज़ार मील की चढ़ाई कैसे चढ़ पाएंगे, बड़ा कठिन है, पीठ में सामान भी लिए हुए हैं, 2 घोड़ा कर लेते हैं तो आराम से यात्रा हो जाएगी, चढ़ाई चढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक लालसा की ओर नामक पाठ जो आप पढ़ रहे हैं, आज इसी पैराग्राफ तक इसका पठन कार्य हुआ, इसका सार हुआ। बाद में बच्चों पूरा मैं सार बताऊंगा इस पाठ का। इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है कल पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद।